गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लेक्चर सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज़ को कवर करते हुए अभी तक हम लोगों ने इंडस्ट्रियल के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया। आज के क्लास में हमारा लास्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और इस चैप्टर को देखने से पहले अगर आपने बाकी सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके, हमारे चैनल पे इस सब्जेक्ट के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियोस को चेक कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। किसी तरह के डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। क्योंकि जैसे ही ये सब्जेक्ट खत्म होगा, इसके बाद आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी सब्जेक्ट के कराए जाएंगे, ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव्स भी यहीं पर कवर हो जाए। चलिए सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना है, फंक्शंस को समझना है, कैपिटल जनरेशन एंड मैनेजमेंट को समझना है, टाइप्स ऑफ कैपिटल्स को समझना है, सोर्स ऑफ फाइनेंस को समझना है, बजट एंड अकाउंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट, ये सब समझना है। इसके साथ हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्लियर करना है, और अल्टीमेटली हमें बैलेंस शीट को समझना है। तो ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस है। अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पार्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझाने की कोशिश करूं, तो आप लोगों को पता है, चूंकि आपने अभी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपने पढ़ा है, तो आपको आइडिया है कि मैनेजमेंट क्या है। इट इज़ जस्ट फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग प्लस कोऑर्डिनेटिंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पर जब हम लोग उसके उस पर प्लानिंग का फंक्शन कंप्लीट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, देन दिस कॉम्बिनेशन, दिस टोटल फंक्शंस व्हेन इम्प्लीमेंटेड टू अ बॉडी, देन इट इज़ नोन एज मैनेजमेंट। तो जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस फंक्शंस ऑन फाइनेंस। मतलब कि फिनांस में हम लोग ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को यूज़ करेंगे। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग of financial activities such as procurement and utilization of funds of the enterprises. It means applying general management principle to the financial resources of the enterprises. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे जो जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए करते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एलिमेंट्स के बारे में कि कौन कौन सा एलिमेंट है इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, देन देर आर 3 बेसिक एलिमेंट। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड इज फाइनेंशियल डिसीजन, थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। जब एक हम फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं और जब एक कंपनी फाइनेंशियल पार्ट को हैंडल करती है, तो वहाँ पे उसे हैंडल करने के लिए 3 एलिमेंट के साथ डील करना होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यहाँ पे कंपनी इस बात को डिसाइड करती है कि उसे इन्वेस्ट कहाँ करना है। सो कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है? अ कंपनी कैन इन्वेस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्मेट। फर्स्ट इज इन फिक्स्ड एसेट एंड सेकेंड इज इन करेंट एसेट। तो कंपनी जब फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करती है, दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। एंड व्हेन कंपनी इन्वेस्ट इन अ वर्किंग पार्ट, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन, दैट इज जस्ट करेंट एसेट। तो कंपनी, अब इसे अगर बहुत अच्छे से समझना है, तो कंपनी अगर अपने एग्जिस्टिंग बॉडी, मतलब उसकी जो ऑलरेडी इंडस्ट्री है, उस पार्ट से बाहर अपने नए स्टैब्लिशमेंट और कैपिटल के जनरेशन के लिए जब ये खर्च करती है, देन दैट इज नोन एज फिक्स्ड एसेट या कैपिटल बजटिंग। लेकिन कंपनी जब अपने ऑलरेडी रनिंग जो एसेट हैं उसे अगर अपना उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करती है या उसे ठीक कराती है, दैट इज नोन एज, उसे रिन्यू कराती है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में बात करें, ये वो एलिमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जहाँ पे रेजिंग ऑफ फाइनेंस के बारे में बेसिकली जो है हम लोग ये देखते हैं कि पैसा जो आएगा या फाइनेंस या फंड जो हम जनरेट करेंगे, वो उसके बारे में जो टोटल डिसीजन है वो यहीं पे बनाया जाता है कि टाइप्स ऑफ सोर्सेज की पैसा कहाँ से आएगा, पीरियड ऑफ फंक्शनिंग, पैसा कितने दिन तक हमारे पास रहेगा, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा और रिटर्न देयर बाय क्या होगा। सो दीज ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड इन फाइनेंशियल डिसीजन पार्ट, which is an element of this financial management. Next is dividend decision. डिविडेंड डिसीजन का मतलब ये होता है, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, दैट नेट प्रॉफिट इज यूज्ड इन 2 डिफरेंट मैनर्स। फर्स्ट, दैट नेट प्रॉफिट कैन बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मतलब कंपनी टोटल अपना जो कंपनी का प्रॉफिट है, उसका एक यूटिलाइजेशन ये है कि कंपनी इसे अपने शेयर होल्डर में बांट दे डिविडेंड के फॉर्म में। एंड नेक्स्ट इज टू रिटेन दैट प्रॉफिट टू एक्सपैंड इटसेल्फ। मतलब कि कंपनी
उसको अपने जो फ़ायदा हुआ उस फ़ायदे को रख के अपने कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करे. सो द रेशियो बिटवीन दिस dividend for shareholders to the retained profits means the amount that will be given to the shareholders and the amount that will be retained to the company's people. This ratio is known as nothing but dividend decision कि कंपनी कहाँ कितना इन्वेस्ट करेगी और कंपनी कितना रिटर्न देगी. तो this dividend decision in this dividend decision the finance manager has to take decisions with regard to the net profit distribution. Net profit are generally divided into two category. First is dividend for shareholder and second is retained profit, जिसे अभी तक हमने डिस्कस किया. उम्मीद है आपको सब कुछ यहाँ तक समझ आया होगा. अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. उसके लिए उस टॉपिक के लिए सेपरेटली आपको वीडियो बना के बता दिया जाएगा. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. सो ऑलवेज मैनेजमेंट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू जस्ट गेट बेस्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी कि आपके पास जो अवेलेबल है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे गेन कर सकते हो. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जनरली कंसर्न्ड विद प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज ऑफ द कंसर्न कि जो आपके फाइनेंस पार्ट है उसका प्रोक्योरमेंट कब होगा, उसका अलोकेशन कहाँ होगा, उसका कंट्रोल कैसे होगा. दिस ऑल आर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो द मैनेजमेंट the objective of this financial management can be the first and very first objective is to ensure regular and adequate supply of fund to the concern. See, we all know that a company has different departments, or we can say company is composed of number of departments, और हर department को अपने पैसे की ज़रूरत होती है उसे रन करने के लिए. So company या कंपनी का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इस बात को इंश्योर करता है कि हर एक डिपार्टमेंट के जो अपने रेगुलर और एडिक्वेट सप्लाई हैं फंड्स के वो उन्हें मिलते रहें. नेक्स्ट इज टू इंश्योर एडिक्वेट रिटर्न टू द शेयर होल्डर विच विल डिपेंड अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स. तो कंपनी इस बात को भी अश्योर करती है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर उसके ऑब्जेक्टिव में ये भी है कि जो शेयर होल्डर है जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर के फॉर्म में, उन्हें उनकी अर्निंग बेहतर हो, उन्हें उनके शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो बेहतर हो और उनका जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरा किया जा सके. सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज to ensure optimum fund utilization. Once the funds are procured, they should be utilized in maximum possible way at least cost. तो कंपनी के जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो इस बात पे भी फोकस करती है कि जो भी फंड कंपनी के पास अवेलेबल है उस फंड्स का सही से इस्तेमाल हो, प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक कंपनी के पास अगर 100 रुपये हैं एंड दैट कंपनी इज़ नॉट यूजिंग 90 रुपीज़ ऑफ दिस 100 रुपीज़, 90 रुपीज़ उन्होंने स्टॉक करके रखा है और 10 रुपीज़ को वो यूटिलाइज कर रही है, तो कंपनी इतना प्रॉफिट गेन कर पाएगी क्या कि इस 10 रुपीज़ से कि वो बाकी 100 रुपीज़ के इसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं जहाँ से पैसा आया है उसे पूरा कर सके. मतलब ये 100 रुपये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म से कंपनी के पास आया होगा, चाहे वो शेयर के फॉर्म में आया होगा या बैंक के फॉर्म में आया होगा. तो कंपनी अगर पैसा को अपने पास स्टोर करके रख लेती है, देन इट कैन नेवर गिव रिटर्न टू देयर शेयर होल्डर और इट कैन नेवर मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स. तो ये ज़रूरी है कि कंपनी जो पैसा कंपनी के पास आ रहा है दैट शुड बी इन्वेस्टेड in an optimum system so that maximum return can be gained. To ensure safety on environment कि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी हो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी हो, इट मीन्स दैट रिस्क फैक्टर ऑफ लूजिंग द मनी शुड बी लेस. फंड शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफ एंड वेंचर सो दैट एडिक्वेट रेट ऑफ रिटर्न कैन बी अचीव. तो जब फंड को सही जगह में, सेफ जगह में अगर इन्वेस्ट किया जाता है, वेयर द चांसेस to get loss is very minimum, very less, the probability of getting loss is less, in that case the risk factor decreases and the total rate of return, the expectations can be met of the investors. तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंपनी पैसा को सेफ जगह में लगाए. नेक्स्ट इज टू प्लान अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर. There should be a sound and fair composition of capital so that balance is maintained between debit and equity capital. तो जो भी हमारा सिस्टम है कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो हमारा ऐसा होना चाहिए कि डेबिट और इक्विटी के बीच में एक बैलेंस मेंटेन किया जा सके. ऐसा ना हो कि आपकी जो डेबिट और इक्विटी है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सो व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ इक्विटी वी विल डिस्कस अहेड, बट अभी फ़िलहाल हमने अपने ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया. अगर फंक्शंस की बात करें, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देयर आर मल्टीपल फंक्शंस बट सम ऑफ देम are estimation of capital requirement, determination of capital composition, choice of source of fund,
इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फंक्शंस या फिर किसी भी मैनेजमेंट में फंक्शंस का मतलब क्या होता है, फंक्शंस का अगर बेसिक मतलब हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें, इट मीन्स कि काम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है। सो द फर्स्ट वर्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अ फाइनेंस मैनेजर इज टू एस्टिमेट द कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि कितने पैसे या कितने फंड की ज़रूरत है। इस फंड को कैलकुलेट करने के लिए जो फाइनेंस मैनेजर है वो एक्सपेक्टेड खर्च, टोटल प्रॉफिट, फ्यूचर में होने वाले प्रोग्राम और पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए इसका एस्टिमेट करता है। साथ ही वो इस बात को भी ध्यान में रखता है कि कंपनी की प्रॉफिट आज अगर 100 रुपीज़ की है, आने वाले ईयर में ऑब्वियस सी बात है वो इंक्रीज करेगी और 150 रुपीज़ की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइजेस है उसके अकॉर्डिंग भी जो हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो वैरी करता है। और दिस टोटल एस्टिमेट्स इज डन बाई basically a finance manager who keeps in mind the total estimated cost, the total profit, future program and policy of the concern. Next is determination of capital composition, कि जो कैपिटल हमारा टोटल एक्सपेक्टेड कैपिटल है, टोटल एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड कैपिटल है, उस एक्सपेक्टेड कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। इसका मतलब ये हम लोग जानते हैं कि कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। एवरी सेक्शन नीड्स देयर ओन रिसोर्सेज, their own financial resources. So the total resources needed for each department and the time or duration for which that particular department is needed, that financial resources is to be calculated. So the capital composition decides that how the total amount or the total fund will be distributed between the different sections. So it is, once the estimation has been made up, the capital structure have to be decided. This involves short term and long term debit and equity analysis. This will depend upon the proportions of equity capital of a company is proposing and additional fund which have to be raised from outside parties. In the third one, choice of sources of fund, कि पैसा कहाँ से आएगा. There are multiple sources, so some of them we are going to discuss here. Issues of share, कंपनी शेयर को इशू करके पैसा को जनरेट कर सकती है, फंड को जनरेट कर सकती है. नेक्स्ट इज कंपनी लोन ले सकती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. एंड नेक्स्ट इज पब्लिक डिपॉजिट को भी वो एक्सेप्ट कर सकती है इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड. सो दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर अ कंपनी कैन जनरेट इट्स कैपिटल. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, की कंपनी फाइनेंस मैनेजर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी काम होता है कि वो अपना जो फंड है उसको ऐसे जगह में इन्वेस्ट करे कि वहाँ से रेगुलर और रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न हमें मिल सके. So the finance manager has to decide to allocate funds into profitable ventures so that there is safety on investment and the regular return is possible. Next is disposal of surplus. Disposal of surplus का मतलब क्या होता है, टोटल नेट प्रॉफिट. अब नेट प्रॉफिट को दो अलग अलग पार्ट में बांटा जा सकता है, डिविडेंड दे करके और रिटेन्ड प्रॉफिट के फॉर्म में, जैसा कि हमने यहाँ पे इस स्लाइड में यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है. तो फाइनेंस मैनेजर का ये भी काम होता है कि वो टोटल ये डिटरमाइन करे कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ कैश, कि जो भी कैश है, चूंकि कंपनी को रन करने के लिए हमें कैश की ज़रूरत होती है. कैश मीन्स द मनी अवेलेबल और फ्लोइंग फंड. तो उस फंड की ज़रूरत हमें किस लिए होती है, वेज देने के लिए, सैलरी देने के लिए, पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वाटर बिल, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, मीटिंग करेंट लायबिलिटीज़, मेंटेनेंस, ये सब के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कैश की ज़रूरत होती है. सो दिस कैश इज़ बेसिकली मेंटेन्ड एंड इट इज़ अ वर्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल. फाइनेंशियल कंट्रोल, व्हेन वी हैव एवरीथिंग बट वी कैन नॉट कंट्रोल, देन इट ऑल विल बी इक्वल टू जीरो. तो कहीं ना कहीं एक अच्छे कंट्रोल की ज़रूरत होती है. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट or a financial manager has not only to plan, procure and utilize the fund, but he also has to exercise control over the finances. This can only be done through many techniques like ratio analysis, financial forecasting, cost and profit plan, etc. ये सब करके कंट्रोल किया जा सकता है. Next is capital generation and management. So we have already discussed what is capital. Now we will understand what is capital generation and management. So capital refers to the financial resources needed to start and run a business. तो जो भी फाइनेंशियल, अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये एक तरह का फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज हमें कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या उसे रन करने के लिए ज़रूरत होती है. कैपिटल इज अ सिग्निफिकेंट because it helps in business purchase what it needs for its operation, such as machinery, labor, raw material. Business focus on generating more and more capital to increase their investment, henceforth generating more revenue for the business. तो कैपिटल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत किसी कंपनी को क्यों होती है, वो इसलिए होती है ताकि वो
बेसिकली प्रोडक्शन करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए मशीनरी, लेबर, रॉ मटेरियल, ये सबको वो परचेस कर सके। इसके साथ साथ किसी कंपनी के पास जितना ज़्यादा कैपिटल होता है वो उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकता है। सो कैपिटल जनरेशन इज वेयर ओनर और स्टेक होल्डर सीक्स टू इंक्रीज देयर बिजनेस और कंपनीज टोटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो अगर हम लोग कैपिटल जनरेशन की बात करें तो ये एक पार्ट है जिसमें ओनर या स्टेक होल्डर जो है वो टोटल जो हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है, ताकि जो कंपनी के पास है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। अ कंपनी कैन जनरेट कैपिटल थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। कंपनी कैसे कैसे जनरेट कर सकती है? इक्विटी के फॉर्म में कंपनी जनरेट कर सकती है, जैसे कि वो अपने सेल कर दे अगर अपने शेयर को तो भी कैपिटल जनरेट हो जाता है। कैपिटल कैन बी जनरेटेड थ्रू बोरोइंग, उधार लेकर के जनरेट किया जा सकता है। अगर हम स्टेक होल्डर जो है वो अगर एग्री करता है तो कैपिटल को बोरो करके भी जनरेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ फैमिली फ्रेंड के सपोर्ट से बिजनेस ऑपरेशन को क्रिएट किया जा सकता है। जो बिजनेस कैपिटल है उसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ को परचेस करके या बेच करके। कंपनी कैन ऑल्सो जनरेट कैपिटल थ्रू सेलिंग द एसेट। जो एसेट किसी काम के नहीं है उसको बेच करके भी कैपिटल जनरेट किया जा सकता है, जो लेस सिग्निफिकेंस है किसी भी बिजनेस के लिए। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड बाय फॉर जनरेटिंग कैपिटल। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में बात करें, देर आर ओनली वन टाइप ऑफ कैपिटल, दैट इज फिनेंशियल कैपिटल। बट इसके अलावा और भी टाइप्स है जैसे कि ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल विच आर लेस इंपॉर्टेंट। तो हम लोग हर तरह के कैपिटल के बारे में बात करेंगे। Here we have again definition of capital. Capital refers to anything that can be used for productive purposes by a firm or individual. कोई भी चीज़ जो किसी भी प्रोडक्टिव काम में आए किसी कंपनी के लिए, दैट इज कैपिटल। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कैपिटल इंटेल मॉनेटरी फंड। अगर हम इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में बात करें तो ये बेसिकली मॉनेटरी फंड को डिनोट करता है और इन्वेस्टमेंट को डिनोट करता है, ठीक है, लाइक इक्विटी, डिबेट और रियल एस्टेट। Human capital and social capital augment are purely economic rationale behind the capital and together explain how business and economic growth really work. So what is financial capital? Financial capital is necessary to get order to get a business off the ground. This type of capital comes from two sources, debit and equity. So debit capital refers to borrowed fund that must be repaid at a date with interest. So common types of debit capital are bank loan and personal loan, overdraft agreement and credit card debit. So अगर हम डेबिट की बात करें कि डेबिट कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है, तो डेबिट हम कलेक्ट कर सकते हैं बैंक से लोन के फॉर्म में, पर्सनल लोन के फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट एग्रीमेंट के फॉर्म में या क्रेडिट एंड डेबिट के फॉर्म में। सो कमिंग टू द इक्विटी कैपिटल, दैट refers to the fund generated by the sale of stock, either common or preferred share. While these funds need not to be repaid, investors एक्सपेक्ट अ सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर हम इक्विटी कैपिटल के बारे में बात करें, इट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू द डेबिट कैपिटल। यहाँ पे जो किसी तरह के बोरोड नहीं लिए जाते, कोई उधार नहीं लिया जाता, बल्कि जो हमारे से शेयर्स हैं उस शेयर्स को, प्रिफर्ड शेयर्स को क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है एंड देयर इज़ नो रीपेड फॉर दिस टाइप ऑफ कैपिटल जनरेटेड। एंड यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द शेयर्स व्हाट दे हैव परचेज। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डेबिट एंड इक्विटी कैपिटल है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज मच लेस टेंजेंशियल कॉन्सेप्ट दिस, but its contribution to a company's success is no less important. Human capital refers to the skill and ability a company employees bring to the operation. This, though it's hard to quantify human capital in dollars, most companies know that employees' performance can be greatly enhanced by continuing education classes, professional development seminar, and healthy living program. Many businesses choose to invest in the happiness and well-being of their employee because this investment directly or indirectly benefits the bottom line by cultivating a happier and more efficient workforce. तो अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात करें तो ये कम वास्तविक है और इसका जो कंट्रीब्यूशन है टू द कंपनी सक्सेस ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम ह्यूमन कैपिटल को मेजर करना चाहें, वी कैन नॉट मेजर इट इन डॉलर्स और द टोटल बेनिफिट व्हाट वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, बट दिस कैन बी मेजर्ड एज अ इनडायरेक्ट बेनिफिट, जहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को, जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है वो बेहतर होता है, इन्हांस होता है जब हम लोग कंटिन्यू क्लास देते हैं, प्रोफेशनल सेमिनार जो है वो हम अटेंड करवाते हैं और साथ ही साथ एक हेल्दी लिविंग प्रोग्राम देते हैं। तो यहाँ पे एक बॉटम लाइन में जो हैप्पीनेस है वो जनरेट होती है और वो इफिशिएंट वर्कफोर्स को इंडिकेट करता है, और ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन कैपिटल। Coming to the social capital, it is nothing but
A social capital can be just generated by having a great credit or market value of a company. एक कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ जिसकी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है, और प्रोडक्ट का एक अपना इमेज है, और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड मार्केट में जो है मेंटेन करती है, तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनी की एक सोशल वैल्यू होती है, एंड दैट सोशल वैल्यू can be converted into social capital when it is needed. So social capital is even more intangible asset, referring to the relationship people have with each other and the desire they have to do things for and with others within the social network. People tend to do things to help and encourage those in their same social network, creating a cycle of mutually beneficial reciprocity. In an individual social network, social capital is the value of content of the rational ties between people and not a product of the members of the network and in of itself. For an instance, if you have a wealthy uncle in your network, knowing he could lend you money in a pinch would be a leverage that relationships social capital. So हमने सोशल कैपिटल को पहले भी डिस्कस कर लिया, और कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल अबाउट द टोटल क्रेडिट कंपनी हैज़, एंड दैट क्रेडिट कैन बी कन्वर्टेड लेटर ऑन इफ द अमाउंट और कैपिटल इज नीडेड बाय दिस सोशल कैपिटल. सो हमने अभी अलग अलग तरह के कैपिटल को डिस्कस किया. कमिंग टू द सोर्स ऑफ फिनांस, सोर्स ऑफ फिनांस की बात करें, दो तरह के सोर्सेस फिनांस के अवेलेबल होते हैं कंपनी के पास. फर्स्ट इज इंटरनल सोर्स, सेकेंड इज एक्सटर्नल सोर्स. तो इंटरनल सोर्स जो है, यहाँ पे कंपनी की कहीं बाहर से पैसा नहीं लाती है, बल्कि अपने रिटेन्ड प्रॉफिट को जो उसने कमाया है उसे एज अ सोर्स अगर बात करें तो वो एक तरह का इंटरनल सोर्स ऑफ फिनांस है. सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, द एसेट्स विच गिव्स लेस रिटर्न और लेस वैल्यूएबल दैट कैन बी सोल्ड टू गेट मोर एंड मोर resources and or we can say more and more finance that will be utilized as a resources later to get more profit. So sales of existing budget is also existing asset is also a kind of source of finance, and it is an internal source of finance. Cut down stocks of cut down of stocks level, it means see, a company has two kinds of stock. First is stocks in form of raw material, and second is stock in form of finished product. तो जब हम अलग अलग तरह के स्टॉक्स को देखते हैं, कंपनी कहीं ना कहीं जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट है उसे बना के रखती है. तो कंपनी जब ज़्यादा प्रोडक्ट बना के रखती है तो उसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, एंड देयर इज़ नो डायरेक्ट रिटर्न फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट. तो कंपनी अगर अपने स्टॉक्स को कट डाउन करती है तो वहाँ भी कंपनी को क्या होता है, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस जनरेट होता है, पैसा जो है कंपनी के पास आता है. सो इट इज़ ऑल अबाउट इंटरनल सोर्सेज. कमिंग टू द एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं: लॉन्ग टर्म सोर्स, मीडियम टर्म सोर्स एंड शॉर्ट टर्म सोर्स. तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस वैसे सोर्सेस है जहाँ पे शेयर के फॉर्म में, लॉन्ग टर्म बैंक लोन के फॉर्म में, ग्रांट के फॉर्म में पैसा को कलेक्ट किया जाता है, फिनांस को जमा किया जाता है, मार्केट से लिया जाता है. एंड नेक्स्ट इज लीज से और मीडियम टर्म लोन से यहाँ पे भी जो हमारा पैसा लिया जाता है, डेट इज मीडियम टर्म सोर्सेस सोर्स ऑफ फिनांस. एंड शॉर्ट टर्म में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, क्रेडिटर्स एंड डेबिट फैक्टरिंग, ये सब फॉर्म से पैसा लिया जाता है. तो जब पैसा कहीं बाहर से कंपनी में ऐड किया जाता है, दैट source of finance is outer than the system, then it is known as external source of finance. And with the source of income, source of finance is from the industry by selling its assets, by cutting down the stock, by by using the retained profit, then it is known as internal source of finance. Coming to the next, that is very very important, budget and its type. Budget क्या होता है? बजट इज़ नथिंग बट एन एस्टिमेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंसेस. कि किसी भी कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो कितना होने वाला है, और उसका जो टोटल खर्च है वो कितना होने वाला है. अगर हम लोग बजट को अच्छे से समझने की कोशिश करें, अ कंट्रीज बजट से अगर हम लोग कंपेयर करें, कहीं ना कहीं हर एक, इवन अ फैमिली मेक्स हिज ओन बजट. तो अगर हम लोग कंट्री के बजट को कंपेयर करें, उसे समझने की कोशिश करें, क्लासीफाई करने की कोशिश करें, तो अ कंट्री हैज़ थ्री टाइप्स ऑफ बजट बेसिकली एग्जिस्ट: डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट और बैलेंस बजट. डेफिसिट बजट ये उस टाइप का बजट होता है जहाँ पे कंट्री की जो टोटल रेवेन्यू है, वो कम होती है, और जो टोटल एक्सपेंसेस है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है. तो इस टाइप के बजट को हम लोग डेफिसिट बजट बोलते हैं. अगर कंपनी की एक्सपेंसेस ज़्यादा है और उसके कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, कंपनी के जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो इस टाइप के बजट को हम लोग सरप्लस बजट बोलते हैं. और कंपनी के रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्सपेंसेस है, तो इस टाइप के बजट को हम लोग बैलेंस बजट बोलते हैं. इंडियाज़ फिनांस मिनिस्टर R.K. Shanmugam Shetty presented the first budget of independent India. Total expenditure under the budget was unmarked at 197.39 crore, out of which approximately 92.74 crore
दैट इज़ 46% वॉज अलोकेटेड फॉर डिफेंस सर्विस। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे एक मेंशन कर दिया ताकि बजट के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमारे कंट्री का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस के बाद का बजट है वो कब आया था। कमिंग टू द लास्ट ईयर बजट दैट इज 2021, नॉमिनल GDP ग्रोथ वॉज एस्टिमेटेड टू 10% एंड receipt estimated of 22.26 lakh crore and the total expenditure was expected to be 30.42 lakh crore which is a kind of deficit budget। तो हमने अभी बजट को बेसिकली बजट के डेफिनेशन को समझा, बजट क्या होता है। अगर हम लोग बात करें कि बजट कितने टाइप का होता है, कमिंग टू द टॉपिक और कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री का जो बजट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सरप्लस बजट होता है। सरप्लस बजट होता है, कंपनी का यही टारगेट होता है कि वो अपने सरप्लस बजट को मेंटेन करे। सरप्लस बजट जब किसी कंपनी की होती है तभी उसे नेट प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। इफ़ अ कंपनी हैज़ डेफिसिट बजट तो कंपनी को वहाँ पे लॉस होता है। तो कंपनी अपना सरप्लस बजट को मेंटेन करना चाहती है। जब कंपनी एक बजट प्रिपेयर करती है देन दिस टोटल बजट कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल बजट्स, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग बनाया जाता है। कि जैसे सेल्स बजट, ये सबसे पहले सेल्स रिलेटेड जो भी बजट है ये सेल यहाँ पे क्लासीफाई किया जा सकता है। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन रिलेटेड टोटल इनपुट आउटपुट को यहाँ पे देखा जा सकता है। मटीरियल बजट, मटीरियल रिलेटेड जो भी इनपुट आउटपुट है उसको यहाँ पे कंपेयर किया जा सकता है। लेबर बजट, इट इज़ ऑल अबाउट लेबर, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर दैट इज नीडेड टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। Overhead budget, research and development budget, capital expenditure budget, cash budget, master budget, flexible budget. So these are 10 types of budget, 10 different types of budget. If you will read book or article from the internet, you will get more and more different types of budget, more than 20 to 25. But today here we will discuss only that type of budget which is in our syllabus. So sales budget, it is not in our syllabus but very very important, so we will discuss it here. What is sales budget? एक sales budget क्या होता है, we will discuss it first. Sales budget, in the budgeting process, sales is the starting point as sales is the key function of many cases. W. Biggs writes that this is probably most important budget as it is usually the most difficult to forecast and attain. तो अगर हम सेल्स बजट की बात करें तो सेल्स बजट के अंदर अगर हम इसे क्लासीफाई करने की कोशिश करें, इसे वापस से बांटने की कोशिश करें तो हम लोग ये कह सकते हैं सेल्स बजट प्रोडक्ट वाइज सेल्स बजट बनता है, टेरिटरी वाइज सेल्स बजट बनता है, पीरियड वाइज सेल्स बजट बनता है, कस्टमर वाइज सेल्स बजट बनता है एंड साथ ही साथ सेल्समैन वाइज सेल्स बजट बनता है। सो दिस सेल्स बजट can be again divided into number of different types of budget. Coming to the production budget, ये बेसिकली प्रोडक्शन बजट डिपेंड करता है कि हमारा सेल बजट कैसा है। क्योंकि अगर कंपनी की सेल अच्छी है, कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, देन दैट कंपनी विल डिसाइड कि उन्हें कितना प्रोडक्ट बनाना है और उसी पे उसका प्रोडक्ट का जो बजट है वो वैरी करेगा। Unless production itself is a key factor, it shows the budgeted quantity of the output to be produced during a specific period. It has two parts, one showing the output of the period and other showing production cost. कमिंग टू द नेक्स्ट बजट टाइप्स ऑफ बजट में अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होता है वेरिएंस रिपोर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली इन प्रोडक्शन बजट। वेरिएंस रिपोर्ट क्या होता है? A variance report is a document that compares planned financial outcome with the actual financial outcome. In other words, a variance report compares what was supposed to happen and what happened. Usually, variance report are used to analyze the difference between budget and actual performance. तो कंपनी का एक अपना एक्सपेक्टेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना बजट तैयार करती है, अपना बजट तैयार करती है। लेकिन कंपनी जब परफॉर्म करती है तो परफॉर्म करने के बाद उसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है वो बजट से या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है। यूजुअली ये बजट से परफॉर्मेंस कम होता है। तो जब बजट से परफॉर्मेंस कम होता है या बजट से परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है तो इन दोनों के डिफरेंस को, यानी कि बजट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज वेरियंस। तो अगर हम वेरियंस रिपोर्ट की बात करें तो वेरियंस रिपोर्ट ये शो करता है कि व्हाट वाज द बजट एंड व्हाट एक्चुअली वी हैव ऑब्टेन्ड। इसको समझने के लिए हमारे पास एक टेबल है, वी कैन चेक दिस टेबल। हियर वी कैन सी रेवेन्यू, सबको अलग अलग दिखाया गया। रेवेन्यू कैश सेल से जो रेवेन्यू आने वाला था वो हमारे बजट में 3000 था, बट वी हैव गॉट 3600, सो समहाउ वी हैव गॉट मोर ऑफ 600, सो इट इज़ फेवरेबल। इफ क्रेडिट सेल की बात करें, वी वर एक्सपेक्टेड टू हैव 7000 बट वी हैव गॉट 6000, so somehow we are lesser than the budget we expected by 1000, so it is unfavorable. जब हम लॉस में जाते हैं या हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है उससे कम हमें रिटर्न मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कि वो हमारा जो है वेरिएंस जो है वो हमारा नेगेटिव है और वो हमारे लिए अनफेवरेबल है। तो इसी तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं टोटल सेल को। द टोटल सेल वाज एक्सपेक्टेड टू बी 10000 एंड वी डिड इट बाय 9600, सो वी आर इन लॉस ऑफ 400, सो इट इज़ अनफेवरेबल। तो हम लोग बजट को जब कंपेयर करते हैं देन इट इज़ नोन एज बजट वेरिएंस रिपोर्ट और जस्ट वेरिएंस रिपोर्ट यू कैन से।
कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज टाइप्स ऑफ बजट, जिसमें हम लोग लेबर ऑफ बजट के बारे में बात करें. Labor budget is also a part of production budget. Labor budget is prepared by the personnel department. Labor budget consists of the following details. Number of different grade of worker required. जब हम लेबर का बजट बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेबर में लगने वाला टोटल इनपुट और आउटपुट कितना है. टोटल आउटपुट कितना मिलने वाला है और टोटल इनपुट हमें कितना लगाना है. For that we need that how much workers are going to work. We must have idea about that. A rate of wages of worker, that what will be the wage of worker. Our labor are needed for production and cost, लेबर कॉस्ट फॉर द पीरियड की लेबर कॉस्ट कितना है. तो all this point must be known to the person who is preparing this labor budget. So it is all about labor budget. Coming to the next, profit and loss account. तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, एज वी ऑल नो दैट प्रॉफिट इज ओनली गेन्ड when your revenue is more than the expenses, and you will have loss when your revenue will be lesser than expenses. So the account that shows annual net profit or loss of a business is called profit and loss account. It is prepared to determine net profit and net loss of the trader. Profit and loss account is a component of final account. So to find the net income of an enterprises for a year of period, this profit and loss account is made. Net income or net profit is calculated by charging all operations expenses by considering other incomes earned in the form of commission, interest, rent, discount, fees, etc. The following items are usually appear on debit and credit side of the profit and loss account. On debit side, gross loss and all indirect expenses, whereas in credit side, gross profit and all indirect revenue. अगर पूरे कंसेप्ट को बहुत क्लियर तरीके से हम समझने की कोशिश करें, सो वी कैन जस्ट मेक इट इन अ प्लेन शीट कि व्हाट इज दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर हम इसे प्लेन शीट में बनाने की कोशिश करें तो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं. Profit and loss account, that is P&L, this profit and loss account, it does not compare day-to-day profit or day-to-day loss. A certain period of time, suppose we have considered it 1 year, then in total 1 year, the total gross profit or gross loss is considered कि gross level पे हमें क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है. जब हम ग्रॉस लेवल पे कंपेयर करते हैं टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस को, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें टोटल एक्सपेंसेस पता होना चाहिए और इसके साथ साथ हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू पता होना चाहिए. तो दिस टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस इज नॉट द अमाउंट ओनली व्हाट वी हैव अर्नड, बट एज वेल द अमाउंट we have earned in form of commission, in form of taxes, in another any form. तो टोटल जो भी एक्सपेंसेस होता है, चाहे एक्सपेंसेस आप ट्रांसपोर्ट में कर रहे हो, चाहे आप एक्सपेंसेस किसी रिपेयरिंग में कर रहे हो, तो ये टोटल एक्सपेंसेस में हम लोग सारे एक्सपेंसेस की बात करते हैं. टोटल हमारे रेवेन्यू में हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं. एंड व्हेन दिस टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस आर सब्सट्रैक्टेड, देन वी गेट ईदर वी हैव लॉस और प्रॉफिट. So this is all about loss and profit account, which tells us about the total benefit what we have got in a particular year. और डेबिट साइड में क्या होता है, ग्रॉस लॉस होता है और ऑल इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपेंसेस होता है. जबकि क्रेडिट साइड में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है और ऑल इनडायरेक्ट रेवेन्यू होता है. दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज बैलेंस शीट. A balance sheet is a financial statement that reports a company's asset, liabilities and shareholders equity. तो बैलेंस शीट बेसिकली एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पे एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, एक रिपोर्ट है किसी कंपनी का, जहाँ पे उसके एसेट के बारे में, जहाँ पे उसकी लाइबिलिटी के बारे में, जहाँ पे उसके शेयर होल्डर्स की इक्विटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया जाता है, दिया जाता है. अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंप्यूटिंग रेट्स ऑफ रिटर्न एंड इवेलुएटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. ये हमें किसी एक फिक्स टाइम के लिए बनाना पड़ता है. सपोज टुडे वी आर गोइंग टू कंपेयर इट हाउ मच liability and how much asset we have and how much shareholders equity we have. So today we will prepare this balance sheet and it will be valid for today's only, कि जब तक नेक्स्ट कोई चेंजेस नहीं होता है तभी तक ये वैलिड होती है. और ये बैलेंस शीट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा रिटर्न और हमारा रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न कैसा है, इन सभी इवैल्यूएशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है. फॉर एन एग्जांपल, आई हैव शेयर्ड विथ यू वन बैलेंस शीट एग्जांपल where you can see that assets are already mentioned at how much assets we have, how much is our liability, it is mentioned here, and shareholders equity has been mentioned here. All these things are just prepared in a single sheet, or statement is prepared to know about the capital structure, total rate of return and everything. It is known as balance sheet. तो
आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। हमने अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप अभी तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी तरह का डाउट, सजेशंस या किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो के जो पीडीएफ है इसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको किसी भी तरह के डाउट हैं, पर्सनली डाउट हैं, आप मुझे थ्रू व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अगर आप अभी तक बने हैं तो बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू।